आज के इस इतिहास क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कैरियर कोचिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज मैं बड़े ही रोचक ढंग से समझाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका लगभग सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। कब? यदि ध्यानपूर्वक अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम जाने कि राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि ये हमारा प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक भावना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक भावना है जिसमें व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास हो, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। इस परिभाषा को आप लिख भी सकते हैं, चूँकि बड़ा ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया गया है। अब आज के प्रथम प्रश्न पर आइए। प्रथम प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1789, 1889, 1785 और 1885। तो इसका सही आंसर होगा 1789। 1789 ईस्वी में ही फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो दोस्तों, अभी फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आखिर ये क्रांति हुई क्यों? तो मैं बता दूं कि क्रांति का मुख्य कारण था फ्रांस में सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। वहाँ पादरी और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त था। लगभग सारे अधिकार उन्हीं के हाथों में थे, किंतु मध्यम वर्ग एवं मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। कारण था कि उनका कोई खास महत्व नहीं था, बल्कि उनका दिन प्रतिदिन शोषण ही किया जाता था। अंततः मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग क्रांति हेतु बाध्य हुए और क्रांति शुरू हुई। कब? तो 1789 ईस्वी में। तो सही आंसर मारिएगा ऑप्शन हमारा ए। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा वियना। प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ? जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ सम्मेलन कब हुआ था, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए में 1810, बी में 1812, सी में 1815 या फिर 1820। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1815। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन नेपोलियन के पतन के बाद, वियना सम्मेलन नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा नष्ट किए गए सारी व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करना। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के युद्धों द्वारा नष्ट हुए सारी व्यवस्थाओं को पुनः
स्थापित करना। तो आइए अब प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, नेपोलियन किस देश का था? नेपोलियन का संबंध किस देश का था? तो दोस्तों, नेपोलियन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि नेपोलियन फ्रांस का एक महान सम्राट था। 1812 के रूस पर आक्रमण किया। 1812 में उसने रूस पर आक्रमण किया, जिसमें उसे पराजय मिली। पुनः 1815 के वाटरलू के युद्ध में अंग्रेज़ों ने उसे पराजय किया, जो उसके अंत का मुख्य कारण बना। किसके अंत का? नेपोलियन का। अंग्रेज़ों ने उसे बंदी बना लिया और शायद विष के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा, नेपोलियन किस देश का था? तो ऑप्शन हमारा बी, फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न कह रहा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिख। ऑप्शन ए, मेटरनिख। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? मेटरनिख ने किया था। दोस्तों, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखेंगे, प्रश्न आएगा कि मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो आइए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है, मेटरनिख किस देश का चांसलर था? देखिए, सेम वही प्रश्न आया जो अभी तुरंत पहले मैंने बताया। मेटरनिख किस देश का चांसलर था? तो इसका प्रश्न, इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि शायद मैं पहले बता चुका हूं। इसलिए कमेंट में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि मेटरनिख किस देश का था। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि वियना सम्मेलन के माध्यम से कहाँ नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई? वियना सम्मेलन के माध्यम से कहाँ नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई? तो इसका 7 का सही जवाब है यूरोप में। वियना ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, इस सारे देश किस देश महादेश में है? तो यूरोप में है। इसका सही आंसर भी होगा यूरोप। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? कब? 2 जून 1814 को। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। लुई 16वां, लुई 18वां, मेटरनिख, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुई 18वां। लुई 18वां इस पर सही जवाब मारिएगा, क्योंकि सम्राट की ओर से जब संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए तो फ्रांस का शासक लुई 18वां ही था। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया। उसी समय लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया, इसलिए इसका सही जवाब मारिएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर आगे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया?
ऑप्शन आपके सामने 4 फिर दिए गए हैं। लुई फिलिप, पॉलिग्नेक, मेजिनी या फिर किसी को नहीं, किसी अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो दोस्तों ये जान जाइए कि चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री पॉलिग्नेक को बनाया था। किसको बनाया था? पॉलिग्नेक को। और ये पॉलिग्नेक एक घोर प्रतिक्रियावादी था, जिसने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना का प्रयास किया था। किसने? पॉलिग्नेक ने। प्रश्न इसे पूछ देगा कि पॉलिग्नेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर किस चीज़ की स्थापना का प्रयास किया? तो सही जवाब होगा एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना का प्रयास किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है हमारा, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी त्याग कर कहाँ चला गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे कि अभी तुरंत मैंने बताया पॉलिग्नेक के बारे में, जो कि चार्ल्स 10वां का प्रधानमंत्री था। तो चार्ल्स 10वां एक क्रूर, लुई 18वां तो एक क्रूर राजा था ही, लेकिन ठीक अपने ही जैसा वो प्रधानमंत्री भी बना दिया, जिसके कारण लोगों में असंतुष्टि व्याप्त थी। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। कोई भी इन सम्राटों से, इन प्रधानमंत्री से कोई भी खुश नहीं था, जिस कारण लोग विद्रोह की ओर चल दिए और अंततः चार्ल्स 10वां को गद्दी त्यागना पड़ा। और गद्दी त्याग कर जानते हो कहाँ चला गया? इंग्लैंड। कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, इंग्लैंड। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न करा है, फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत कब हुआ? तो अभी तुरंत पहले मैंने बताया कि चार्ल्स 10वां जब इंग्लैंड भागा, उसके साथ ही बुर्बो वंश का अंत हुआ। लेकिन आखिर किस ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1830 ईस्वी में, जिसे फ्रांस के क्रांति के नाम से ही जानते हैं। 1830 की क्रांति कहिए या फिर फ्रांस की क्रांति कहिए, जिसमें बुर्बो वंश का अंत हुआ था और लुई 18वां इंग्लैंड पलायन कर गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुर्बो वंश के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी गई? अर्थात लुई 18वां जब पलायन कर गया तो बुर्बो वंश का अंत हुआ, और बुर्बो वंश का अंत जब हुआ तो किसी न किसी को तो गद्दी सौंपी गई होगी। तो कौन सा वंश था? तो आइए चारों ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। आर्लियंस वंश, या फिर से बुर्बो वंश की स्थापना की गई, या फिर दोनों का शासन चला संयुक्त रूप से, या किसी का नहीं। इसका सही जवाब है आर्लियंस वंश। इसका सही जवाब है आर्लियंस वंश। बुर्बो वंश के बाद आर्लियंस वंश का स्थापना हुआ। और जान जाइए आर्लियंस वंश का प्रथम शासक कौन था? इसको याद रखिएगा, आर्लियंस वंश का प्रथम शासक था लुई फिलिप। कौन? लुई फिलिप। याद रख लिए इसको। यह आर्लियंस वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप। आइए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया?
स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लुई फिलिप। लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर देखते हैं। 14 प्रश्न है कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? ऑप्शन ए में है पोलिगनेक, काउंट काबूर, गीजो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया था। किसको बनाया था? गीजो को। बहुत बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखेंगे कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, लुई फिलिप ने अपना गद्दी कब छोड़ा? 15 नंबर प्रश्न का है लुई फिलिप ने अपना गद्दी कब छोड़ा? याद रखिएगा, थोड़ा लुई फिलिप के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लुई फिलिप वो भी एक प्रतिक्रियावादी शासक था। लुई फिलिप के शासनकाल में पूंजीपतियों को साथ रखा गया जो कि अल्प मत में थे और बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। उसके बाद वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि जगह जगह उसका विरोध होने लगा, जिससे तंग आकर मजबूर होकर कहिए 24 फरवरी 1848 ईस्वी को उसे गद्दी छोड़ना पड़ा। कब छोड़ना पड़ा? 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। इसका हमारा आंसर मिल गया 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। ये भी मालूम चल गया कि क्यों उसने गद्दी का त्याग क्यों किया, क्योंकि उसने पूंजीपतियों को साथ रखा, बाकी लोगों को ऐसा ही अपने पर जीने के लिए छोड़ दिया। चूँकि मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की संख्या अधिक थी और पूंजीपतियों की संख्या कम थी, जिसके कारण मध्यम वर्ग और मजदूरों का कोप का भाजन पर सहना पड़ा और उसे अंततः गद्दी छोड़ना पड़ा। आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है कि गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन था, तो सुधारवादियों का नेता कौन था? जब गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन था तो सुधारवादियों का नेता कौन था? जी हाँ दोस्तों, सुधारवादियों का नेता था लुई बला। कौन था? लुई बला। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऑप्शन डी लुई बला, जो एक सुधारवादियों का नेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। 17 नंबर प्रश्न करा है नेपोलियन का पतन कब हुआ? फिर से आ गया नेपोलियन का पतन। क्वेश्चन नंबर शुरू में ही, प्रथम क्वेश्चन में ही शायद हम आपको बताए थे कि नेपोलियन 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जिसमें बुरी तरह उसे परास्त का सामना करना पड़ा। पुनः उसने 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध अंग्रेज़ों से लड़ा, जिसमें शायद वो नष्ट ही हो चुका। अंग्रेज़ों से परास्त होने के बाद उसे बंदी बनाया गया, बंदी बनाकर अन्यत्र भेज दिया गया। फिर वहाँ उसकी 5 या 6 साल के बाद मृत्यु भी हो गई। तो शुरुआत तो इससे 1814 में ही शुरू हो गया था नेपोलियन के पतन का शुरुआत, लेकिन पूर्ण रूप से पतन उसका 1815 में हुआ, वाटरलू के युद्ध के बाद। नेपोलियन का पतन पूछिए कब हुआ? याद रखिएगा 1815 में वाटरलू का युद्ध अंग्रेज़ों के साथ लड़ा था, जिसमें परास्त हुआ और उसका पतन वहाँ शुरू हुआ। आइए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था? बहुत वीवीआई प्रश्न है यार। कौन एक साहित्यकार,
गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यदि प्रश्न पूछे कि मेजिनी कौन था, मेजिनी कौन था, तो इस प्रकार भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मेजिनी एक साहित्यकार, मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। आपका ऐसे ही प्रश्न तैयार हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 पर देखिए, मेजिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की थी? मेजिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की थी? याद रखिएगा, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना 1931 में की थी मेजिनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है हमारा, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? क्या लाल सेना से था, या कार्बोनरी से था, या फिलिप हिटारिया से था, या डाइट से था? जी नहीं दोस्तों, मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था, इसको याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा मेजिनी। मेजिनी ने ही यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। याद रखेंगे इसको। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर, काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 24 की ओर हम बढ़ते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? क्रीमिया युद्ध कब हुआ? आइए थोड़ा विचार करें इस पर। कि मैं बता दूं आपको कि क्रीमिया का युद्ध ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच। याद रखिएगा दोस्तों इस सब प्रश्न को। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था। कौन युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। अब देखिए क्यों हुआ, आखिर इस युद्ध का कारण क्या था? तो याद रखिएगा आप लोग कि ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। दूसरी तरफ फ्रांस की उसकी बनती नहीं थी। तो जब फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, तो ये सही मौका मिल गया किसको? काउंट काबूर को, कि क्यों ना फ्रांस की ओर से सहयोग करके, फ्रांस की ओर से मिलकर और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह कुचल दिया जाए। यदि ऑस्ट्रिया हमारे मार्ग से हट जाएगा
तो इटली के एकीकरण को होने में कोई हमें रोक नहीं सकता है। इसलिए बिना बुलावे, फ्रांस ने बुलाया नहीं था काउंट काबूर को कि आइए और हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। इसने बिन बुलाए मेहमान की तरह गया और फ्रांस की तरफ से लड़ने की घोषणा कर दिया। कौन? काउंट काबूर ने। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इटली का एकीकरण। तो एक क्रीमिया का युद्ध हुआ कब था? तो इसका सही जवाब होगा 1853-54 में। कब हुआ था? 53-54 में। किनके बीच? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, जिसमें काउंट काबूर ने फ्रांस का सहयोग दिया। आइए अब प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। तो हमारा 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस क्लास का। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। दोस्तों, शायद गैरीबाल्डी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो कुछ संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि गैरीबाल्डी एक ऐसा देश प्रेमी था जिसने सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली में गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया था। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई थी। सशस्त्र का अर्थ हुआ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। इन्होंने अपने सारे कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के साथ सिसिली नेपल्स पर आक्रमण किया। पुनः 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया। इस तरह के आक्रमण से उसने संपूर्ण इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया और अंततः इटली को एकीकृत कर और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके और एक साधारण किसान की भांति अपना जीवन जीने की ओर बढ़ गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी भी लिखी थी। किनकी जीवनी? तो गैरीबाल्डी की। तो 25 का सही आंसर आप क्या लगाए हैं? एक नाविक। गैरीबाल्डी क्या था? एक नाविक था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। पुनः इसी चैप्टर के अभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए हैं, जिसे अगले भाग में हम लेकर जल्द ही आएंगे और आप इस चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।